द क्राउन प्रिंस, द ग्लैडिएटर, द होप, बैटल फॉर चेंज। ये है नई किताब जो लिख रहे हैं पत्रकार से नेता बने आशुतोष। अभी लिख चुके हैं, रिलीज नहीं हुई है, कल रिलीज होने वाली है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं आशुतोष। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जानना चाहती हूं कि ये क्या पहली किताब ऐसी होगी जो आप पत्रकार से शुरू किया आपने और अंत में नेता बन गए, तब जाकर आपने खत्म? नहीं, मुझे लगता है ये हिंदुस्तानी कम से कम पहली ऐसी किताब होगी कि एक आदमी ने एडिटर था और उसके बाद फिर वो राजनेता पॉलिटिक्स में आ गया, राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर। यानी आदमी एक है, उसके दो अलग अलग किरदार हैं और जब घटना होती गई तब तक इसको लिखने का काम किया। यानी ऐसा नहीं था कि 2014 के चुनाव खत्म हो गए, आप आराम से बैठ गए, चीजों के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, तब आप बैठकर लिख रहे हैं। इसमें आपने 3 फोटोज भी लगाई हैं, अगर मैं अपने दर्शकों को भी दिखाऊं यहाँ। द क्राउन प्रिंस, साफ हो जाता है कि उन्होंने बात की आपने राहुल गांधी के बारे में। द ग्लैडिएटर, आपने बात की नरेंद्र मोदी के बारे में। द होप में चेहरा छुपा क्यों दिया आपने? नहीं, चेहरा नहीं छुपाया गया है। दरअसल उसका मतलब ये कि जो नई उम्मीद है, जो नया हिंदुस्तान बनना, जो नई राजनीति आ रही है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा फिनोमेना है और उस फिनोमेना को किसी एक व्यक्ति के साथ जोड़ना ठीक नहीं होगा। वो अपने आप में एक परिघटना है और वो परिघटना एक नई उम्मीद है इस देश के साथ, इसलिए उसमें किसी का चेहरा डालने की जरूरत नहीं समझ। अगर मैं ये समझ रही हूं कि द होप अरविंद केजरीवाल के लिए है, तो क्या यह गलत है? नहीं, गलत नहीं है, लेकिन आम आदमी के अंदर जिस तरीके से सेंस ऑफ एम्पावरमेंट आया है, आम आदमी जिस तरीके से अपनी बातों को रखने लगा है, आम आदमी जिस तरीके से चाहता है कि नेताओं के अंदर अकाउंटेबिलिटी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, राजनीति जो है वो जो गंदगी है वो गंदगी दूर हो और उसको केंद्र बिंदु में रख के राजनीति की जाए, उसको केंद्र बिंदु में रख के समाज का निर्माण किया जाए। ये वो होप है जो अभी तक बहुत दबी हुई थी, छिपी हुई थी, अब वो खुलकर सामने आ रही है और अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है। अरविंद केजरीवाल निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी उस उम्मीद को रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उसको रिफ्लेक्ट करती हैं। आपने कहा आपने इसे पत्रकार के तौर पर शुरू किया था, लेकिन जब तक आपने इसे खत्म किया तब तक आप एक नेता बन चुके थे, कार्यकर्ता बन चुके थे। तो क्या इसकी थोड़ी सी भी गुंजाइश इस किताब में बचती है कि थोड़ी पार्शियलिटी हो गई हो? क्योंकि द क्राउन प्रिंस को, यानी कि राहुल गांधी को आपने उस नजदीकी से देखा नहीं, आपने नरेंद्र मोदी को भी उस नजदीकी से देखा नहीं, पत्रकार के तौर पर देखा। और जब आप होप की बात करते हैं जो कहीं ना कहीं सिंबॉलिक है अरविंद केजरीवाल के लिए, उनके साथ आपने काम किया। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पूरी तरीके से एकदम डिस्पैशनेट हो गया, पूरी तरीके से न्यूट्रल था, क्योंकि जब आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जब आप किसी पार्टी के साथ 24 घंटे जुड़े हुए हैं, जब आप अरविंद के साथ आपके बहुत अच्छे रिश्ते आज से नहीं कई सालों से हैं, तो मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मेरा पूर्वाग्रह इसमें नहीं होगा। हो सकता कुछ ऐसी बातें हों जो शायद मैं लिखना चाहता था, जो मैं नहीं लिख पाता था, नहीं लिख पाया हूं, क्योंकि पार्टी का एक न्यूनतम अनुशासन है और आप इनसाइडर होते हुए बहुत सारी चीजों को जानते जो आप नहीं लिखते। तो ये बात मैंने छुपाई भी नहीं, मैंने किताब के अंदर लिख दिया कि पार्टी की न्यूनतम अनुशासन को मानते हुए मैंने बहुत सारी चीजों को लिखी है। तो इसलिए इसको उसी नजरिए से पढ़ा जाए, उसी नजरिए से देखा जाए। यानी थोड़ी बहुत बायसनेस की गुंजाइश आप भी रख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मैं रख रहा हूं, मैं इससे बिल्कुल वैसे इनकार नहीं कर रहा हूं। ये जानना चाहती हूं कि आप के ऊपर जिम्मेदारी थी दिल्ली इलेक्शंस, आपने उसे मुकम्मल स्थान तक पहुंचाया भी, लेकिन कभी भी कहीं भी किताब में आपको ऐसा लगा कि अरविंद केजरीवाल के लिए जो आपको बोलना चाहिए था वो कहीं मिनिमम अनुशासनहीनता की ना आ जाए, इसलिए आपने वो दबा दिया हो? जैसे आपने पत्रकारिता भी देखी हो कि एम्बियंस का वॉइस थोड़ा लो कर दिया हो। नहीं, आप मुझे धर्मसंकट में मत डालिए, लेकिन ऐसे कई वाकये हैं जहां मैंने खुलकर लिखा है। जैसे कि जब धरना दिया गया था उस वक्त भी, जब उन्होंने इस्तीफा दिया उस वक्त भी, तो उस वक्त हमारी जो राय थी और उनकी जो राय थी वो हमने स्पष्ट तौर पर खुल के सामने रखा। और मुझे लगता है आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आप डिफर कर सकते हैं, आप मतभेदों के बावजूद भी जो आप अपनी बातों को रख सकते हैं। कई जगह मैंने वो लिबर्टी इस किताब के अंदर ली है। इस पर तो बहुत अलग चर्चा में चले जाएंगे हम। मैं ये जानना चाहती हूँ, आपने धरने की बात की और आपने इस्तीफे की बात की। इस्तीफे पर पार्टी में एक राय नहीं थी, ये कई बार सामने आया, लेकिन क्या जब धरना दे रहे थे वो तब भी एक राय नहीं थी? बिल्कुल स्पष्ट तौर पे मैंने किताब में साफ खुलकर लिखा कि एक दिन पहले की बात है, धरने के एक दिन पहले की बात है, हम सब लोग इकट्ठा हुए थे और वहां पे ये तय हुआ था कि धरने को बहुत ज्यादा खींचा नहीं जाएगा, क्योंकि अरविंद जी ने बोल दिया है, कमिटमेंट है, तो इसलिए उसको पूरा किया जाएगा। और अगले दिन जब हम लोग पहुंचे वहां पे, तब अरविंद जी का रुख बिल्कुल अलग था और उनको लगा कि नहीं, ये धरना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि महिलाओं का जो मुद्दा है दिल्ली के अंदर, जिस तरीके से क्राइम बढ़ता जा रहा है और उसमें किसी की कोई जवाबदेही नहीं है, इसलिए उसका एक पुरजोर जवाब देना भी ज़रूरी होता है।
लेकिन क्या उससे ये सबक पार्टी ने और आपने दोनों ने ले लिया कि इसके बाद आम आदमी पार्टी धरने पे इस तरह से नीजर्क रिएक्शंस में कभी नहीं बैठेगी? क्योंकि एक लाइन आपने उस पर भी लिखी है। हाँ, मैंने उसमें लिखा है कि जो इंपल्सिव फैसले हैं वो शायद इंपल्सिव फैसले नहीं होने चाहिए। और पॉलिटिक्स का देखिए एक बड़ी बात यह है कि जब आंदोलन से निकली हुई कोई पार्टी और आंदोलन से निकले हुए नेता हो तो उनका काम करने का तरीका और उनका रिफ्लेक्सेस बिल्कुल अलग होता है। राजनीतिक पार्टी और पार्टी की सबसे बड़ी खूबसूरती या खूबी ये है या खामी ये है कि उसमें आपको अपनी चमड़ी बहुत मोटी रखनी पड़ती है। और शायद हम सब लोग अभी पूरी तरीके से उस राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं बन पाए जहां सबकी चमड़ी बहुत मोटी हो जाए। तो इसलिए मैंने वहां लिखा है कि आप इंपल्सिव डिसीजन से बचना चाहिए किसी भी राजनेता को, किसी भी राजनीतिक पार्टी को, और जो फैसला हो सोच समझ के हो और बहुत दूर की बातों को सोच के फैसला करना चाहिए, जिसे कहते हैं इंटेलिजेंट डिसीजन जो होने चाहिए। लेकिन आपको लगता है उस इंपल्सिव डिसीजन के बाद एक दूसरा इंपल्सिव डिसीजन भी पार्टी ने लिया और एक तीसरा भी लोकसभा चुनाव में हर जगह पे उतारने का, आपको लगता है उस सबक से उसके बाद भी नहीं सीखा? अब हाल फिलहाल में जाके आप लोगों ने नहीं, मुझे लगता है कि हमारे पार्टी के कमिटमेंट का मसला था कि जन लोकपाल बिल एक ऐसा मसला है जिस पर हमने वादा भी किया था कि 1 महीने के अंदर अगर जन लोकपाल बिल नहीं लेकर आएंगे तो दिक्कत होगी। हमने कहा था 1 महीने के अंदर लेकर आएंगे। दुर्भाग्य से हमारे पास बहुमत नहीं था, लेकिन हमें वो कमिटमेंट पूरा करना था पार्टी को, तो पार्टी ने उस कमिटमेंट को पूरा किया। हालांकि उस वक्त भी पार्टी के अंदर दो राय थी और मैं ये कह सकता हूं, मैं अरविंद जी से लिबर्टी ले सकता हूं पार्टी में रहते हुए भी, कि हम लोग ये सोच रहे थे कि जन लोकपाल बिल वो मसला नहीं है जिस पर कि इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि इस्तीफे जो है वो बहुत लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हों जिसमें लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। आप उसको उस पर अगर आप फैसला करते हैं, उस पर अगर आप इस्तीफा देते हैं तो उसका पॉलिटिकल बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। आप पॉलिटिक्स में हैं इसलिए आपको पॉलिटिक्स की कॉस्ट एंड बेनिफिट, लेकिन अरविंद और उनके साथ जो और कुछ और लोग थे वो शायद बहुत ज़्यादा आदर्शवादी थे। उनको लगा कि हमने चूंकि लोगों से कमिटमेंट किया है, वो कमिटमेंट जन लोकपाल बिल को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें इस्तीफा दे देना चाहिए था। हम वापस किताब की तरफ आते हैं। आपने यहाँ पे द होप लिखा और उस पार्टी के साथ आप जुड़े हुए भी हैं, लेकिन पत्रकार के तौर पर अरविंद से जब आपने बात की पहले और जब एक नेता के तौर पर आप उन्हें, पहले अरविंद थे, अरविंद से अरविंद जी हो गए, तो इस फासले को, दूरी जो बनी, वो आपको कैसे देखते हैं आप इस पूरी दूरी को? क्या पहले जो आप अरविंद से बेबाकी से कह सकते थे एक पत्रकार होने के नाते, क्या वही बेबाकी आप दिल्ली के कन्वीनर के तौर पर अपने नेशनल कन्वीनर के साथ रख पाए? नहीं, मेरी एक आदत है, मैं हर आदमी के नाम के आगे जी लगाता हूं। मैं सरोज जी ही कहता हूं आपको, आप सिर्फ जब भी बात हुई। बहुत दिलचस्प बात इस किताब के अंदर है कि एक बार मेरी और अरविंद की बातचीत बंद हो गई थी और वो 2-3 हफ्ते तक बातचीत बंद रही, क्योंकि हमने कार्यक्रम किया था चुनाव से संबंधित। उसमें एक ओपिनियन पोल दिखाया गया था। वो ओपिनियन पोल मेरा नहीं था, वो हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से ओपिनियन पोल था। अरविंद जी को लगा कि हमने कुछ गलत कर दिया, ओपिनियन पोल गलत है, तो उन्होंने मुझे क्या समझ दिया कि आपसे तो उम्मीद नहीं थी। तो मैंने भी अपनी तुनक मिजाजी जवाब दे दिया कि मतलब आप, इसका मतलब आप मेरी ऑनेस्टी पर शक कर रहे हैं। बट ये मुझे लगता है कि बड़ी खूबसूरती थी। फिर उसके बाद वो मसला काफ़ी दिनों तक खिंचा। फिर मैंने शिकायत भी की, मैंने योगेश जी से शिकायत की, मैंने मनीष से शिकायत की। मैंने कहा मुझे अरविंद जी का ये बात पसंद नहीं आई है। लेकिन ये जो 3-4 हफ्ते तक जो बातचीत बंद रही, ऐसा कोई वाकया नेता के तौर पर भी आपके सामने आया जब आप पार्टी से जुड़ गए और 3-4 हफ्ते तक आप दोनों के बीच बातचीत जो इस किताब के दायरे में हो या ना हो? नहीं, बातचीत उसके बाद कभी बंद नहीं हुई है। मेरा एक स्वभाव ये है कि जब मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता हूं, बहुत ज्यादा उद्विग्न हो जाता हूं, या किसी से मुझे लगता है कि अगर अभी बात हो गई तो फिर शायद मैं फट पड़ूंगा, तो मैं अपने आप को बिल्कुल अलूफ कर लेता हूं। ऐसा एक बार जरूर हुआ है पार्टी के अंदर कि मुझे पार्टी के किसी आदमी की कोई बात पसंद नहीं आई, तो मैंने 3-4 दिन तक उनसे बात नहीं की, या फिर उनका फ़ोन नहीं उठाया, उनका SMS नहीं उठाया। एक बार मुझे ध्यान पड़ता अरविंद जी के साथ भी ऐसा एक वाकया हुआ। फिर बाद में मुझे लगा ये तो बहुत ही बच्चों वाली बात है कि अब आप फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, अगला दिन परेशान हो रहा है। बट अब मेरा स्वभाव है, मुझे लगता है कि अगर मैं उस वक्त बोलूंगा तो शायद रिश्ते बिगड़ सकते हैं या बात बिगड़ सकती है, तो मेरा तरीका। किताब में आपने ये भी लिखा है, उसकी टैगलाइन में ये भी है, बैटल फॉर चेंज। आपको लगता है कि ये चुनाव 2014 के परिप्रेक्ष्य में आपने ये पूरी किताब लिखी, 2014 के बाद चेंज आया या वो चेंज इस दिल्ली के चुनाव के बाद आया? नहीं, जब अगस्त 2013 में मैंने किताब प्लान किया था तो मेरा ये मानना था कि ये 21वीं शताब्दी का भारत का पहला चुनाव होगा जो 21वीं शताब्दी के हिसाब से होगा, और इसीलिए मैंने इस किताब को लिखने का मन बनाया था। तब मैंने कभी नहीं सोचा था मैं राजनीति के अंदर आऊंगा,
और मुझे वो सिंबल्स नजर आ रहे थे। मुझे लग रहा था कि हिंदुस्तान की जनता जागृत हो चुकी है, वो अब नेताओं को अकाउंटेबल करना चाहती है, रिस्पॉन्सिबल करना चाहती है। और नरेंद्र मोदी जिस राजनीति को लेकर बढ़ रहे थे, आप पूरा कैंपेन देख लीजिए, नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कैंपेन किया है, हिंदुस्तान के इतिहास में इस तरीके से पहले कभी कैंपेन नहीं हुआ। पूरी तरीके से एक आदमी पर फोकस था, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। ओबामा ने जिस तरीके से कैंपेन का किया था, उनकी पूरी कैंपेन स्ट्रेटजी को उठा के सोशल मीडिया पर लिया गया। और यहां तक कि मैंने एक जगह लिखा हुआ किल देम, यानी जो ओबामा ने अपने विरोधियों के साथ किया था, एग्जैक्टली वही चीज नरेंद्र मोदी ने अपने विरोधियों के साथ किया। पूरा चुनाव प्रेसिडेंशियल फॉर्म में हुआ और भयानक पैसा खर्च हुआ। मेरा सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी के उसी माइक्रो प्लानिंग जिसकी आप तारीफ कर रहे थे, उससे सबक आप लोगों ने भी लिया दिल्ली चुनाव के लिए? क्या मान सकते हैं एक माइक्रो लेवल प्लानिंग में अरविंद केजरीवाल के लिए एक मॉडल है नरेंद्र मोदी? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा नरेंद्र मोदी उसके लिए मॉडल है, बल्कि ये जरूर कहूंगा कि जो माइक्रो लेवल की प्लानिंग जिस हद तक होनी चाहिए चुनाव में और चुनाव को जीतने, क्योंकि हमारे लिए चुनाव जीवन मरण का प्रश्न था, आम आदमी पार्टी के लिए जीवन मरण का प्रश्न था, उस हद तक प्लानिंग जरूर की गई और शायद उसको इंप्रूव किया गया। ये भी मैं कह सकता हूं, उसको इंप्रूव किया गया। मॉडल कोई नहीं, मॉडल की बात मैं नहीं करता हूं। कैसे नरेंद्र मोदी ने बराक ओबामा की पूरे कैंपेन की नकल की और हिंदुस्तान की जो राजनीति थी उसमें लागू करने का काम किया। हमने, चूंकि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम थे, इसलिए हम उस मॉडल को पूरी तरीके से लागू नहीं कर, हमने अपने तरीके से उसको इनोवेट किया और अपने तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया। इस किताब में 21 चैप्टर्स में आपने इसे डिवाइड किया, लेकिन आपको ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि इसे देखने के बाद जो मुझे फर्स्ट हैंड इन्फो लगा कि द क्राउन प्रिंस के साथ थोड़ी नाइंसाफी हो गई है और होप के साथ कुछ ज्यादा ही इंसाफ आपने दिखाया? नहीं, मुझे लगता है कि मैंने शायद मैं और क्रिटिकल होना चाहिए था मुझे, क्योंकि इस देश के अंदर जो नई उम्मीद के तौर पर राहुल गांधी 2004 में उभरे थे, उस उम्मीद को उन्होंने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। वो ही वॉज द फर्स्ट होप, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। जब वो भट्टा पारसोल गए, जब वो गांव में गए, यहां वहां गए, और जिस तरीके से लगा कि एक नई तरीके की राजनीति इस देश के अंदर आनी चाहिए, वो मुझे लगा वो किताबी ज्यादा है। 4 साल के अंदर एक आदमी इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करता है, एक पार्टी बना लेता है, 28 सीटें लेके आता है, और मोदी जैसे व्यक्ति के सामने 67 सीटें 70 में लेके आता है। ये उम्मीद राहुल गांधी से थी एक जमाने में, राहुल गांधी ने उस उम्मीद का कत्ल किया है। एक आखिरी सवाल, 3 किताबें आप लिख चुके, कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि में अन्ना आंदोलन, आप पार्टी, अरविंद केजरीवाल ये लिखे। आशुतोष को हम अगली किताब लिखते हुए कब उनकी आएगी मार्केट में, और क्या वो इन सब से थोड़ी अलग होगी, या पत्रकार और एक कार्यकर्ता के तौर पर, या फिर आप कुछ दिन पहले आपको ये संज्ञा दी जा रही थी कि पॉलिटिकल गुरु हो गए हैं, उनसे इतर भी कुछ होगा? नहीं, मैं जहां तक किताब लिखने की बात, जब तक मैं पूरी तरीके से किसी चीज में रम नहीं जाता तब तक मैं लेखन जरूर मैं लेख जरूर लिखता रहा हूं। तो अरविंद केजरीवाल की जगह तक आप पहुंच पाएंगे कि नहीं? इतनी की चीजें आपने सीखी, अभी तक वो चीजें आप ला नहीं पाए, इच्छा है लाने की? मैं पत्रकार के तौर पर जिस मकाम पे था, वहां पर वो जो उपलब्धि है, मेरे जीवन की असली बड़ी उपलब्धि वही है। राज्यसभा के एक सबसे बड़े कैंडिडेट के तौर पर देखा जा रहा है, दिल्ली में 2018 में सीटें खाली हो रही हैं, क्या हम वहां देखेंगे आशुतोष? अगर आप मेरा ऑनेस्ट जवाब लेना चाहते तो सीधी सी बात है, मेरी कोई ख्वाहिश राज्यसभा में जाने के लिए। तो हमने बात तो शुरू की थी एक लेखक और नेता आशुतोष से, लेकिन वापस आते आते ये वापस पत्रकार बन गए, लेकिन ये दावा करते हैं कि राजनेता के तौर पे इन्होंने इस किताब को अंतिम रूप दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष हमसे बात करने के लिए। तो ये है उनकी नई किताब जो कल रिलीज हो रही है, और इसके बाद बुक रिव्यू के बाद इन्हें भी पता चलेगा कि मार्केट में कितना धमालना चाहती है। सरोज सिंह, एबीपी न्यूज दिल्ली।